नमस्ते और ढेर सारा स्वागत आपका और नारी के पते पर। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का एक 5 साल पुराना ट्वीट चर्चा में है। उन्होंने पत्रकार तारिक फतेह को कोट करते हुए लिखा था कि अरब की 95% महिलाओं ने पिछले कई सौ साल में कभी ऑर्गेज्म का एहसास नहीं किया है। हर माँ ने बच्चे सिर्फ सेक्स करके ही पैदा किए, प्यार करके नहीं। फतेह ने यह बात एक इंटरव्यू में कही थी। हालांकि इन बातों का सोर्स क्या है मालूम नहीं। यह ट्वीट उस वक्त किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया था यह भी मालूम नहीं। हमें बस इतना मालूम पड़ रहा है कि ट्विटर पर अब अच्छी खासी बहस पसर गई है। शॉर्ट में एक पुरुष ने बकौल दूसरे पुरुष ये लिखा कि औरतों को ऑर्गेज्म नहीं मिल रहा, जिस पर कई पुरुषों को बुरा लग गया है और अब दो देशों के बीच संबंध खराब होने का भी डर है। ये बात और है कि औरतों के ऑर्गेज्म का मसला अब भी ज्यों का त्यों है, इसलिए बात ऑर्गेज्म के मसले की। 2017 में कॉन्डम बनाने वाली कंपनी ड्यूरेक्स ने एक स्टडी करवाई और बताया कि सेक्स से जुड़ी कौन सी जानकारी है जो लोग सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च करते हैं। लिस्ट में पहले 2 सवाल थे, जी स्पॉट कहाँ होता है और औरत को ऑर्गेज्म तक कैसे पहुंचाएं। बीते साल ड्यूरेक्स ने एक और स्टडी पोस्ट की। ट्विटर पर उन्होंने बताया कि भारत में 70% महिलाओं को सेक्स के दौरान ऑर्गेज्म नहीं होता, #ऑर्गेज्म इनइक्वालिटी के साथ। तो क्या होता है फीमेल ऑर्गेज्म? दरअसल सेक्सुअल उत्तेजना के समय हमारा सिस्टम सेक्सुअल ऑर्गन्स की ओर ज्यादा खून भेजने लगता है। लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है। इस समय धड़कन, सांसें और ब्लड प्रेशर तीनों बढ़ जाते हैं। उत्तेजना के चरम पर योनि की मसल्स में ऐंठन होती है, संतुष्टि की फीलिंग आती है, जिसे बायोलॉजिकल शब्दों में ऑर्गेज्म कहा जाता है। इसके बाद शरीर वापस नॉर्मल धड़कन, सांस और ब्लड प्रेशर के स्तर पर लौटने लगता है। रिसर्च बताती है कि पुरुषों को ऑर्गेज्म इजैकुलेशन यानी शरीर से वीर्य निकलने के साथ होता है, जिसके बाद पुरुष थकान या आलस महसूस करते हैं। मगर औरतों में इससे उलट ट्रेंड देखा गया। वो एक ऑर्गेज्म के बाद भी सेक्स की क्रिया में हिस्सा ले सकती हैं और एक से अधिक ऑर्गेज्म तक भी पहुंच सकती हैं, मगर वे एक ऑर्गेज्म तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं। बचपन में निरोध का एक ऐड आता था तो बैकग्राउंड में गाना चलता था, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। हम ऐसे सामाजिक स्ट्रक्चर में हैं जिसमें सेक्स एक भूल है जब तक कि शादी के बाद बच्चे पैदा करने के लिए ना किया जाए। बायोलॉजी की किताब के रिप्रोडक्शन सेक्शन में ही सेक्स की सारी नॉलेज दे डाली जाती थी। लेकिन क्या सचमुच सेक्स और रिप्रोडक्शन एक है? जवाब है बिल्कुल नहीं। साइंस कहती है कि ऑर्गेज्म और अंडाशय के काम में कोई खास वास्ता नहीं है। यानी अगर अंडाशय अपना काम करना बंद भी कर दे तो भी औरत को ऑर्गेज्म और उसकी इच्छा बनी रहती है। ऑर्गेज्म का पुरुष के लिंग से भी कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि अधिकतर ऑर्गेज्म पर पेनिट्रेटिव सेक्स का कोई असर नहीं होता। वो योनि की बाहरी मांसपेशियों को छूने से होता है। पर चूंकि हम सेक्स को केवल बच्चा पैदा करने का जरिया मानते आए हैं, तो गर्भवती होने को ही हम अच्छी सेक्स लाइफ का पर्याय मानते हैं कि चलो इनके घर परिवार में सब ठीक चल रहा है। लेकिन 4 बच्चे पैदा कर चुकी औरत भी यौन रूप से असंतुष्ट हो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो एक तरफा सेक्स में महज भागीदार बनकर अपना जीवन काट देती है। क्योंकि सेक्स में पुरुष को कर्ता मानते हैं, सेक्स की परिभाषा पुरुष के इर्द गिर्द ही रची गई है। इसमें औरत को टेकर और पुरुष को गिवर माना गया। औरतों की कंडीशनिंग ऐसे भी की गई कि सेक्स इजैकुलेशन पर खत्म होता है। इससे पहले वो ऑर्गेज्म के लिए तैयार हो सकें, उन्हें लगता है कि सेक्स खत्म हो चुका है। अब सुनिए कहानी, आज की नहीं, ईसा से भी करीब 2000 साल पहले की। मिस्र की सभ्यता में ये मानते थे कि गर्भाशय टिकता नहीं, वो औरत के पूरे शरीर को गुलाम बना लेता है। औरत आखिर चाहती क्या है? ये इंसानी सभ्यता का एक बड़ा सवाल था। कई सौ साल तक यूरोप की औरतों में एक बीमारी देखी गई, नाम हिस्टीरिया, अर्थ पागलपन, लक्षण औरत की सांस चढ़ना, उलझन होना, उसका अपनी संवेदनाओं पर काबू न रहना और सेक्स की भूख बढ़ जाना। इलाज कोई नहीं। 16वीं और 17वीं शताब्दी यूरोप में लड़कियों में लक्षण देखे जाते तो समझाया जाता कि हस्त मैथुन न करना वो बड़ा गलत होता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बताया शादी और गर्भ ही इस समस्या से निपट सकता है।
आने वाले समय में ये तय किया गया कि लड़कियों के गर्भाशय निकाल दिए जाएं, कि ये पागलपन खत्म हो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 19वीं शताब्दी में कुछ डॉक्टर्स ने इलाज निकाला कि अगर औरत की योनि की मालिश की जाए तो उसे आराम पड़ जाता है। रेचल पी मेंस की किताब हिस्टीरिया के मुताबिक मालिश के लिए इतनी औरतें जमा होने लगीं कि डॉक्टर्स थकने लगे। किंवदंतियों के मुताबिक यहीं से वाइब्रेटर के जन्म की नींव रखी गई। एक समय तक लोग समझ नहीं पाए कि यह भला क्या है, क्योंकि सैकड़ों साल तक पुरुषवादी समाज सोच ही नहीं पाया कि सेक्स में औरत की भी हिस्सेदारी हो सकती है। कामसूत्र में लिखा है, सबसे अच्छा संभोग वो होता है जिसमें पुरुष और औरत एक साथ ही संतुष्टि के चरम पर पहुंचे, क्योंकि यही बराबरी का संभोग है। जिस कामसूत्र को हमने सेक्स की पोजीशन और कॉन्डम के ब्रांड तक में समेट दिया, उसे बाद के समय में कई वेस्टर्न नारीवादियों ने एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट की तरह पढ़ा। वहीं ओशो की फिलॉसफी औरत को पुरुष से बड़ा मानती है। ओशो के मुताबिक पुरुष की यौनिकता उसके 1-2 अंगों तक सीमित है, लेकिन औरत की यौनिकता बड़ी है, उसके पूरे शरीर में यौनिकता है। इसकी महानता पुरुष नहीं समझता। पुरुष को लगता है कि उसने सुख पा लिया, लेकिन औरत के सुख के बिना उसका सुख अधूरा है। वो सो जाता है, औरत बीच में छूट जाती है, इसलिए वो रोती है। उसे उत्तेजित कर आप खेल से बाहर हो गए। पुरुषवादी समाज का सबसे बड़ा डर औरत का मुक्त होना है, और उसको कैद करने की शुरुआत ही यौनिकता से होती है। इसलिए जब स्वरा भास्कर वीरे दी वेडिंग फिल्म में हस्त मैथुन का सीन करती हैं, तो एक बुरे सपने की तरह इसका इस्तेमाल उनके ऊपर निजी हमलों के लिए किया जाता है। पहले महिला की यौनिकता को पागलपन करार देना, फिर यह आभास होना कि उसे तो पुरुष की जरूरत ही नहीं ऑर्गेज्म के लिए, पुरुषवाद के लिए बड़ी हार है। लेकिन हवा कि ये वंशज हैं कि बार बार निषिद्ध फल खाती हैं, बेचारा आदम कब तक बेआबरू होता रहेगा। ये सारी जानकारियां जुटाकर पिरोकर हम तक आप तक लाई हैं हमारी साथी प्रतीक्षा। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। देखते रहिए, जुड़े रहिए। शुक्रिया।